रुख करेंगे इस वक्त बनी गाला का, जहां पर इस वक्त इमरान खान मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं और आपके सामने इस वक्त मनाजिर हैं। इमरान खान चेयरमैन पीटीआई मौजूद हैं इस वक्त, उनके साथ उनकी दीगर क़यादत और दीगर रहनुमा पीटीआई के यहाँ पर मौजूद हैं। बनी गाला के ये मनाजिर हैं। अब से कुछ लम्हात में इमरान खान यहाँ पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मौजूद हैं अपनी क़यादत के हमरा। शाह महमूद कुरैशी और दीगर जो सियासी रहनुमा हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ होने जा रहा है। इमरान खान का जो गुज़िश्ता रोज़ जो स्टेटमेंट सामने आया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसके बाद पार्टी का लाहे अमल क्या होगा, उसके ऊपर भी बातचीत के लिए गुज़िश्ता रोज़ इजलास जारी था और आज जो है इस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मौजूद हैं और इस वक्त आपके सामने ये मनाजिर बराह रास्त अब तक न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। और इस वक्त आपके सामने जो मनाजिर हैं ये मनाजिर हैं उसके बाद के कि जो आज एक पाकिस्तान की सियासी और आइनी तारीख़ में अहम मौका है कि जब एक बड़ा फ़ैसला बड़ी अदालत ने दिया, बड़ी अदालत का बड़ा फ़ैसला सामने आया और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को नाअहल करार दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। साथ साथ नैब में रेफरेंस दायर करने के भी अहकामात जारी किए गए। और उसके अलावा आपको ये भी बताएं कि आज का फ़ैसला इस लिहाज से भी अहमियत का हामिल क्योंकि आज 5-0 का ये फैसला आया है, यानी कि 5 जज साहिबान ने ये फैसला एक ही मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये फैसला दिया है। और इस फैसले के साथ साथ अब तक न्यूज़ ने आपको लम्हा व लम्हा तमाम सूरत हाल से आगाह रखा। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने अपने अपने तासुरात का इजहार किया इस फैसले के बाद और अब इमरान खान मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तेरे से मदद मांगते हैं। कोशिश इंसान करता है, कामयाबी अल्लाह देता है। इंसान के हाथ में अल्लाह ने सिर्फ कोशिश दी है और मैं आज अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि एक बड़ी जदोजहद जो कि 2013 के इलेक्शन से शुरू हुई और उसके बाद ख़ास तौर पे जो 126 दिन धरने के थे जिसमें हर किस्म की मुश्किलात से हम गुज़रे, वो एक जदोजहद और फिर उसके बाद अब तकरीबन 1.25 साल से पैनमा के लिए असेंबली के अंदर से शुरू हुए, सड़कों से होते हुए सुप्रीम कोर्ट से होते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं। तो मैं फिर से कहता हूँ कि इंसान तो सिर्फ कोशिश कर सकता है। ये अगर ये तकब्बुर है एक इंसान में कि अगर वो समझता है कि उसकी वो कामयाब है, कामयाबी अल्लाह देता है, इंसान कोशिश करता है। तो मैं बड़ा अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ इसलिए के लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम वो मुल्क जो इसको बनना चाहिए था, एक अजीम ख्वाब, इस्लामी फलाई रियासत, इलामा इकबाल की सोच थी। कायद आज़म हमारे लीडर थे, कायद आज़म एक कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट थे, डेमोक्रेट थे और सबसे बड़ी बात कि कायद आज़म कानून की बालादस्ती में मानते थे, रूल ऑफ लॉ जिसे कहते हैं। और ये मुल्क बनना था अदल और इंसाफ के लिए। अगर ये अदल और इंसाफ के लिए यानी इस्लामी फलाई रियासत नहीं बननी थी तो हमें हिंदुस्तान के मुसलमानों से अलहदा होने का कोई जवाज़ नहीं था। तो मुझे आज खुशी ये है कि जो मैं उम्मीद रखता था कि एक दिन हमारा मुल्क भी वो एक अजीम, वो जो ख्वाब थी इलामा इकबाल की, उस तरफ जाएगा। मुझे आज बड़ी खुशी है कि उस पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई है। और ये कोई मेरी और नवाज शरीफ की लड़ाई नहीं थी। मैं नवाज शरीफ की फैमिली को 40 साल से जानता हूँ। मेरा उससे क्या पर्सनल कोई, मेरा तो उसने कुछ नहीं लिया था नवाज शरीफ ने। बाकी भी जितने भी सियासी बड़े बड़े लोग हैं जिनकी मैं मुखालफत करता हूँ, मेरी जाती तो उनसे कोई लड़ाई नहीं है। मसला ये है कि पाकिस्तान में हमारे मुल्क में तबकाती कानून है। हमारा मुल्क अगर आज आगे नहीं बढ़ सका तो इसके लिए 2 कानून बने हुए हैं, एक कमजोर के लिए, एक ताकतवर के लिए। हमारे मुल्क का जो अलमिया है वो ये कि
कमज़ोर आदमी के लिए कमज़ोर स्कूल, कमज़ोर आदमी के लिए हस्पताल जिधर 4-4 लोग बिस्तर पे, कमज़ोर आदमी के बच्चे मर रहे हैं गंदे पानी पीने की बीमारियों से, जेल भरे हुए कमज़ोर लोगों से। 8 दिन मैंने जब जेल में गुजारे, सिर्फ गरीब लोग मुझे वहां नजर आए। और इस मुल्क के बड़े बड़े डाकू मैं असेंबलियों में देखता हूं, उनको हमारा कानून हाथ नहीं लगा सकता। कमजोर आदमी बेचारा भरा हुआ है जेलों में, और इसके ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बड़ी कौमें तबाह हुई कमजोर के लिए और एक ताकतवर के लिए। दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट लीडर अल्लाह के हबीब, जो चाहे आप मुसलमान हैं या नहीं, जो चीज उन्होंने इस दुनिया के अंदर अचीव की है किसी ने नहीं की। तो वो जब कहते हैं कि बड़ी कौमें तुम्हारे से पहले तबाह हुई, जिधर एक कानून कमजोर और एक ताकतवर के लिए था, तो ये हमारी तबाही का बायस है। तो मुझे खुशी ये हुई आज, मैं पाकिस्तान की अदलिया को मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं उनको अपनी कौम की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं JIT के मेंबर्स का मैं कहता हूँ, आप कौम के हीरो हैं। आपने हमें उम्मीद दे दी पाकिस्तान के लिए, आपने हमें इत्मीनान दिया कि इस मुल्क के अंदर अगर हम चाहें, अगर एक गवर्नमेंट चाहे, अगर एक मुल्क की अदलिया चाहे, तो ताकतवर का भी इंतखाब हो सकता है। अब तक कितने ताकतवर पकड़े गए हैं सारे मुल्क के अंदर? अगर आप देखें, उठा के देखें, तारीख बताएं, जब ऑपोजिशन में आता तो केस होते हैं, जब गवर्नमेंट में आता तो कोई केस नहीं होता। आसिफ जरदारी प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर जब हाउस में होते थे कोई केसेस नहीं, जैसे ही वो हटते थे सीधे जेल में। 90 में 88 से 90 तक प्राइम मिनिस्टर हाउस, 90 से सीधे जेल में, 93 जेल से सीधे फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस से फिर जेल में तब जाते थे ऑपोजिशन में। ताकत में कोई उनको हाथ नहीं लगाता था। तो मैं जो आज अपनी कौम से मैं कहता हूँ कौम को कि क्यों ये आपकी बहुत बड़ी जीत है। देखें इस मुल्क को जो तबाही, आज हम तबाही के किनारे पे खड़े हैं, हम मकरूज हैं। पाकिस्तान की तारीख में एक साल में फौरन कर्जा कभी इतना लिया ही नहीं गया जो इस साल लिया गया है। 10 अरब डॉलर का कर्जा लिया गया। हमारे पास पैसा ही नहीं है मुल्क चलाने के लिए, और हमारे पैसे यहाँ से अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक 10 अरब डॉलर सालाना मनी लॉन्ड्रिंग होकर मुल्क से बाहर जाता है। 1000 अरब रुपया इस मुल्क से चोरी करके बाहर भेजा जाता है। उसके लिए हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। तो ये कौन मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है? क्या वो जो जेल भरे हुए हैं छोटे चोरों से, जो छोटी छोटी चोरी कर रहे हैं, जो जेल भरे हुए हैं, जिनके बेचारे बीवी बच्चे, कोई सोचता ही नहीं कि नेशनल सिक्योरिटी तो है नहीं, उनके ऊपर क्या गुजर रही है? क्या उनके ये जो जेल भरे हुए हैं ये चोरों से, इनसे मुल्क तबाह हो रहा है? या ये लोग बड़े बड़े डाकू जिनको एक एक घर 6 अरब रुपए का एक घर है, 650 करोड़ रुपए का एक घर है, अरबों रुपए के इनके महल आते हैं। एमिरेट्स हिल में इनके पास अरबों रुपए के महल हैं, और वो पैसा यहाँ से बाहर जा रहा है। तो तबाह कौन कर रहा है? क्या छोटा चोर पाकिस्तान को तबाह कर रहा है, या ये बड़े डाकू कर रहे हैं? जब तक इस मुल्क में ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लाया जाएगा, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। और अब तक हम कोई 21 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ, 21 साल से एक ही चीज़ कह रहा हूँ। 21 साल से मुझे आज खुशी पाकिस्तान के लिए है कि आज पहली दफ़ा मैंने ये दिन देखना था कि एक सुप्रीम कोर्ट ने सिटिंग एक ताकतवर प्राइम मिनिस्टर जो 30 साल से पावर में है, जिसने सारे पाकिस्तान के इदारों को कंट्रोल किया हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है, सारा पाकिस्तान आज खुशियां क्यों मना रहा है? क्योंकि हमें उम्मीद मिल गई है। हमें पहली दफ़ा उम्मीद है कि हम भी एक बाकी मुल्कों की तरह आगे बढ़ सकते हैं। इस मुल्क के अंदर भी ताकतवर को कानून के नीचे हम ला सकते हैं। ये मेरा और नवाज शरीफ का कोई ज़ाती चीज़ नहीं है, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। मैं आज उन सबको कहना चाहता हूँ जिन्होंने पता होते हुए
کہ منی لانڈرنگ کی گئی، پتہ ہوتے ہوئے کہ یہ جو فلیٹس کا پیسہ یہاں سے باہر گیا، ان کے وزیروں کا میں نام لینا چاہتا ہوں، نون لیگ کا نام نہیں لینا چاہتا، جنہوں نے ٹی وی پہ آ کے 2017 سے پہلے کہا تھا کہ ہاں یہ 90 کی دہائی میں ان کے فلیٹس تھے، جن کو پتہ تھا کہ عدالت میں بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے، پبلک میں بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کھڑے رہے ایک خاندان کے ساتھ۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کوئی پاکستان کی فکر نہیں ہے؟ آپ کو اس ملک کے بچوں کے مستقبل کی فکر نہیں ہے؟ اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہوتے ہوئے ان لوگوں کو جو سپریم کورٹ سے باہر نکل کے کھل کے پتہ ہے کہ سپریم کورٹ میں کیا کہا جا رہا ہے، اس کے باوجود ان کو ڈیفینڈ کرتے تھے؟ میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اور میں ان سارے اداروں کو جن کے ہیڈز ملے ہوئے تھے اس کرپشن کو چھپانے کے لیے، میں اداروں کے ہیڈز کی بات کر رہا ہوں کہ جو ملے ہوئے تھے، ایس سی سی پی کا چیئرمین، نیب کا چیئرمین، جن کا کام تھا احتساب کرنا، جو ملے ہوئے تھے کرپشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، جن کو ہمارا ٹیکس کا پیسہ جا رہا تھا، ان کو ہم دے رہے تھے ٹیکس، ہمارے ٹیکس، اس غریب قوم کے مہنگائی کر کے لوگوں کا خون چوس کے ٹیکس اکٹھا کر کے ان کی تنخواہوں پہ، جن کا کام تھا اس قوم کے مفادات کی حفاظت کرنا، وہ ایک کرپٹ خاندان کو بچا رہے تھے۔ میں ان سے آج پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو اپنے بچوں کی فکر ہے کہ اس ملک میں ان کا کیا مستقبل ہوگا، جو ملک قرضوں میں ڈوبتا جا رہا ہے، جس کی ایکسپورٹس گر رہی ہیں؟ کرپشن کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ باہر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں آج اپنی قوم کو جو ایک چیز آج کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں، بمباری کرو نا ایک قوم کے اوپر، وہ قوم تباہ نہیں ہوتی۔ جرمنی اور جاپان بمباری کے اندر بالکل ختم ہو گئی تھی، لیکن 10 سال میں کھڑی ہو گئی۔ قومیں جنگوں سے، بمباری سے، زلزلے سے، طوفانوں سے تباہ نہیں ہوتی۔ قومیں تب تباہ ہوتی ہیں جب آپ قوم کے انصاف کے ادارے ختم کر دیتے ہیں۔ آپ نے اگر ایک قوم کو تباہ کرنا ہو، اس کے ادارے تباہ کر دیں، وہ قوم تباہ ہو جائے گی۔ آج جس کو ہم تیسری دنیا کہتے ہیں، جو غریب ملک ہیں، وہ غریب اس لیے نہیں ہیں کہ ان میں وسائل نہیں ہیں، وہ غریب اس لیے ہیں کہ ان کے ادارے تباہ ہوئے ہیں۔ کانگو جیسا ملک، نائجیریا جیسا ملک وسائل کے اوپر ذخیروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن غریب ترین ملک ہے کیونکہ وہاں بھی ادارے نہیں ہیں، ان کے بھی وسائل چوری ہو رہے ہیں۔ جو اداروں کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے وہ مل کے چوری کروا رہے ہیں۔ تو ہمیں آج کیوں امید ملی ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ امید ملی ہے کہ سپریم کورٹ ہمارا وہ کھڑا ہو گیا ہے، اس نے طاقتور کو انصاف کے نیچے لے کے آیا۔ دوسرا، جے آئی ٹی ہماری، کیا جے آئی ٹی نے جو کام کر دیا 60 دنوں میں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مغربی ممالک میں بھی ایسے نہیں ہو سکتا تھا جو ہماری جے آئی ٹی کام کر گئی ہے۔ اس کا مطلب ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے۔ یہ جو بڑے بڑے ڈاکو اس ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے ہیں، اگر یہاں عزم کر لیا جائے، ایک حکومت کر لے، ایک سپریم کورٹ کر لے، تو یہ پیسہ واپس آ سکتا ہے۔ صرف واپس ہی نہیں آ سکتا، اگلے ڈریں گے چوری کرتے ہوئے۔ اب 10 دفعہ سوچیں گے اگلے کہ یہ جو کمیشنز کما رہے ہیں، یا یہ قوم مہنگے پروجیکٹس کا پیسہ دے رہی ہے جو کہ دگنی قیمت پہ یہاں بن رہے ہیں، اور ان سے کمیشنیں سیدھی باہر جا رہی ہیں، وہ 10 دفعہ سوچیں گے کہ اگر ایک طاقتور کا احتساب ہو سکتا ہے، ان کی بھی باری آ سکتی ہے، اور انشاءاللہ ان کی باری اب آئے گی۔ یہ شروع ہے، یہ شروع ہوا ہے۔ انشاءاللہ اب میں اپنی قوم سے کہہ رہا ہوں، اب ہم نے اپنی قوم کو کہہ رہا ہوں کہ اب ہم نے اپنے وسائل کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے پروٹیکٹ کرنے ہیں اپنے وسائل۔ یہ جو پیسہ چوری ہوتا ہے، یہ ہم سب کا، یہ قوم کا پیسہ چوری ہو رہا ہے۔ یہ پیسہ تعلیم پہ لگ سکتا ہے، 2.5 کروڑ بچہ سکولوں میں نہیں ہے۔ یہ پیسہ صاف پینے کے پانی میں لگ سکتا ہے۔ سب سے زیادہ بچے مرتے ہیں گندا پانی کی پینے کی بیماریوں سے، سب سے زیادہ عورتیں ڈیلیوری پہ مرتی ہیں کیونکہ بنیادی ہیلتھ کیئر نہیں ہے۔ یہاں 45% بچے پاکستان کے سٹنٹڈ گروتھ ہے، نہ ذہن پورے ہوتے ہیں، نہ قد پورے ہوتے ہیں، کیونکہ خوراک نہیں ملتی ان کو۔ ان کا پیسہ چوری ہو کے باہر چلا جاتا ہے، اس قوم کا پیسہ چوری ہو رہا ہے۔ تو اس لیے
ये आज बड़ा खुशाइन दिन है कि आज ये शुरुआत हुई है, इसके बाद बाकी भी बड़े बड़े डाकू पकड़े जाएंगे। और मैं जो आखिरी बात करना चाहता हूँ वो ये, मैं जो आखिरी बात कि मैं आज शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सारे लोगों ने जिन्होंने मेरे साथ मिलके स्ट्रगल की, कुर्बानियाँ दी, जो लोग इसमें शहीद भी हुए इस 3 साल की स्ट्रगल में, जो धरने में हमारे साथ बैठे रहे गर्मी सर्दी बारिश में, सारे वो लोग जो मैं जब बुलाता था वो निकले। और अगर आप ना निकलते तो आज ये ना होता। ये सिर्फ आप अगर आप निकले हैं, कौम सड़कों पे निकली है तो हम आज यहाँ पहुँचे। तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और फिर मैं जितने भी 21 साल से जो मेरे साथ लोग निकले थे, 21 साल से जो इतनी लंबी रेस थी, जो पीछे रह गए, थक गए, मैं आज सारों को दावत देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह संडे को परेड ग्राउंड पे हम अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए एक बहुत बड़ा एक जलसा करेंगे, यौम तशक्कुर करेंगे। संडे को परेड ग्राउंड में 5 बजे मैं चाहता हूं कि सारे वो लोग आए जिन्होंने मेरे साथ किसी टाइम पे भी 21 साल में किसी टाइम पे भी जो मेरे साथ चले थे, मैं वो चाहता हूं वो सारे आए। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की पब्लिक निकले अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए, क्योंकि ये नया पाकिस्तान की बुनियाद है जिधर कानून की बालादस्ती कायम की जा रही है। और मैं सिर्फ आज मुझे तो आगे बड़ा अच्छा टाइम नज़र आ रहा है। मैं तो एक जो नया पाकिस्तान की ख्वाब देखता था, 21 साल से जदोजहद कर रहा था, मुझे तो अब वो नज़र आ रहा है। मैं तो समझ रहा हूँ कि अब कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि कौम जाग गई है। सोशल मीडिया के PTI की जो टीम है उसको मैं उसका ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह उन्होंने काम किया, अपने मीडिया की स्पोक्स पर्सन्स किया, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सिर्फ एक चीज़ आखिर में कहना चाहता हूँ, जो मैंने आज सोचा था कि पहले मैं ना कहूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ। मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि देखें, मेरा एक जमहूरियत के अंदर ये हमारा फ़र्ज़ होता है कि जब पब्लिक का पैसा चोरी हो हम उसकी निशानदेही करें। ये ऑपोजिशन का काम होता है। हमने अब वही कर रहे थे, जब पैनामा का आया तो हमने वही डिमांड किया कि इसका एहतसाब होना चाहिए। ये सारी दुनिया की जमहूरियत में होता है। जो इनका रिएक्शन आया गवर्नमेंट का, चले मेरा एहतसाब, मुझे ले गए, जहांगीर तरीन का एहतसाब शुरू हो गया सुप्रीम कोर्ट में। चले ठीक है, आपने किया है। मैं जिसने कभी कोई पब्लिक ऑफिस ही नहीं होल्ड किया, जिसने बाहर कमाई करके पैसा पाकिस्तान लेके आए, मैं खुश था कि चले, क्योंकि मैं पब्लिक ऑफिस तो नहीं होल्ड किया, लेकिन मैं एक सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में पैसा इकट्ठा करता हूँ, खैराती ज़कात इकट्ठा करता हूँ। लोग मुझे पैसे देते हैं। शौकत खानम के लिए, नमर यूनिवर्सिटी के लिए 2 हॉस्पिटल बन चुके हैं, 3रा बनने वाला है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिधर 90% बाहर की डिग्रीज ले रहे हैं गरीब घरानों के बच्चे। इसलिए ये ज़रूरी था कि मैं अपने आप को, मैंने असेंबली में पेश किया था साहब को अपने सामने। ये ठीक था कि मैं अपनी सारी सफाई दूँ, और मुझे खुशी है, अल्लाह का करम है कि 40 साल पुराने मैं चीज़ें सामने ले आया और सुप्रीम कोर्ट में जो चीज़ें मांगी दे दी। लेकिन जो गलत था, मैं उसकी यह बात करना चाहता हूँ। देखिए, शौकत खानम को इन्होंने जिस तरह अटैक किया है, मैं इनसे सवाल ये पूछता हूँ कि एक हस्पताल जो पाकिस्तानी कौम ने बनाया, मेरा तो नहीं हस्पताल, पाकिस्तानी कौम का है, 75% मरीजों का, कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज होता है वहाँ। 5 अरब रुपया हर इस साल खर्च होगा गरीब मरीजों के इलाज में, 500 करोड़ रुपया। पाकिस्तान में 95% लोग अपना कैंसर का इलाज नहीं करवा सकते, इतना महंगा है, सबसे महंगा इलाज है। मुझे अफसोस ये हुआ कि सिटिंग गवर्नमेंट के मिनिस्टर उसको अटैक कर रहे हैं, उसको बुरा भला कह रहे हैं, धांधली हुई उसमें। मैं इनसे ये सवाल पूछता हूँ कि क्या आप जानते हैं कि जंग के अंदर भी, जब जंग हो रही होती है तब भी लोग अस्पतालों को नहीं कुछ कहते,
रेड क्रॉस तब भी जा सकती है, उसको बमबारी नहीं होती। एक कैंसर, एक मुल्क के लिए काम कर रहा है अस्पताल, वहाँ गरीब लोगों के पास जगह नहीं है अगर कैंसर हो जाए। कैंसर सबसे बड़ा किलर है आज। उसके ऊपर इन्होंने जो चीज़ें, जिस तरह की बातें कही, अगर तो ये बातें सच्ची थी, एक्शन क्यों नहीं लिया आपने? आप गवर्नमेंट है, अगर एक खैराती इदारे में चोरी हो रही हो आप एक्शन लें उसके खिलाफ। यानी इससे बड़ा जुर्म किया कि आप एक खैराती इदारे में से पैसा चुरा रहे हैं। लेकिन अगर आप इल्ज़ाम गवर्नमेंट में बैठ के इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसके ऊपर सिर्फ इसलिए कि किसी की करप्शन छुपाने के लिए, इससे ज़्यादा आप इस कौम के ख़िलाफ़ जुर्म क्या कर सकते हैं? ख़ुद आप उनको लिए अस्पताल ही बनाते, 4-4 लोग बिस्तरों पे हैं। ख़ुद आपकी अशरफिया को, ये साहिब इक़्तिदार को, ये शरीफ ख़ानदान को, ये बड़े बड़े वज़ीरों को चेकअप के लिए भी आप बाहर चले जाते हैं। और यहाँ जिन लोगों के लिए एक अस्पताल बना हुआ है वो मेरा तो नहीं है, वो मेरी कोई फैक्ट्री तो नहीं थी, मेरी कोई शुगर मिल तो नहीं है, वो तो इस कौम का अस्पताल है। और उसको जिस तरह बार बार अटैक करते हैं, मुझे सिर्फ सबसे ज़्यादा इसकी तकलीफ़ हुई है कि आपने मुझे कहना मैं खड़ा हूँ, मेरा करे एहतसाब, मेरे से पूछे, लेकिन एक इदारे को आप जान के हिट कर रहे हैं सिर्फ मेरा मुंह बंद करवाने के लिए। मुझे सिर्फ इसके लिए ये कहना था कि ये मुजरिम नहीं है, ये कौम के मुजरिम सिर्फ नहीं है, ये कौम के गद्दार हैं जिनको फ़िक्र ही नहीं है कि आप अवाम की वोट लेके आते हैं और अवाम की जो एक चीज़ अवाम की खिदमत कर रहा है आप उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। मुझे इसके ऊपर बहुत सिर्फ गुस्सा था। एक सेकंड प्लीज। आज हमारी आपसे दरखास्त है, नो क्वेश्चंस, नो क्वेश्चन। मैं करता हूँ एक मिनट मैं करता हूँ, मैं अभी जवाब भी देता हूँ, मैं अभी करूँगा। देखें, एक चीज़ जो मैं कहना चाहता था कि ये जो आज अमल हुआ है ना, इससे अगर किसी चीज़ से पाकिस्तान की जमहूरियत मजबूत हुई है वो इससे हुई है। ये है एक डेमोक्रेसी के अंदर लीडरशिप जवाबदेह है, और ये जो हुआ है इससे जमहूरियत मजबूत हुई है। हमारा जो डेमोक्रेटिक स्ट्रगल है और जो पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन है वो आगे बढ़ी है। ये बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ है जी। एक बारी 1.5 साल हो गया इस सारे पनामा के मामले को, मुल्क की तरक्की सही इशू से एकदम पीछे चले गए। अब एक 2 नवंबर को हो गया, या आप अपने घर के बाहर लोगों की आवाज़ें सुन रहे हैं, कितनी उम्मीद के साथ यहाँ पे आए? क्या आप उम्मीद जताते हैं कि आप कौमी असेंबली में और बाकी कौमी इशूज़ पर आप अपना किरदार अदा करेंगे? वैसे तो करते रहे, लेकिन अब असल इशू की तरफ आए जो आवाम को आपसे अगला वज़ीर आज़म किसको डोंट गेट इनटू दैट। सुन ले, सिर्फ पॉलिटिकल प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। सुन ले जरा, लास्ट मेरी बात मेरी सुन ले, मैं इसके सारे का जवाब देता हूँ। देखिए, मैं भूल ना जाऊँ, मैं मीडिया का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मीडिया ने बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया है। मैं उन जो लोगों ने खड़े हुए हैं इस डेमोक्रेटिक स्ट्रगल के साथ, जो एंकर्स खड़े हुए हैं, जो मीडिया हाउसेस खड़े हुए हैं, मैं ख़ास तौर पर उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मेरी कभी भी अगर मेरी एक मीडिया हाउस के ओनर के से मेरा एहतजाज है, एहतजाज इसलिए कि उसने खुद कहा कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं सहाफ़त नहीं मानता, मतलब कि मैं मीडिया को इस्तेमाल कर रहा हूँ अपनी बिजनेस बढ़ाने के लिए, मुझे उसके एतराज़ है। मुझे मीडिया का मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अब हम देखेंगे इसके बाद क्या होता है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस आगे चलेगा, अब ये उनके ऊपर है। हमारे वर्कर्स को अपने वर्कर्स को मैं कहना चाहता हूँ, किसी किस्म के आपने इंतशार में नहीं पड़ना, आपने सब ने तैयारी करनी है, इतवार को आना है, और इंशाल्लाह मैं अगला अपना लाएअमल दूंगा आपको कि उसके बाद जो अभी चीज़ें मैं नहीं कह रहा ना, मैं संडे को अपना सारा अगला लाएअमल